आज के इस अध्याय में हम लोग पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार के कारणों का विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी को जो पानीपत का तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया वह सुबह लगभग 9 बजे शुरू हुआ और शाम लगभग 4 बजे वह समाप्त हो गया। इस एक दिन के युद्ध ने भारत की नवीन दिशा को तय किया। आरंभ में इस युद्ध में मराठे विजयी होते हुए दिखाई दिए, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया मराठों के भाग्य का अस्त होने लगा। इस युद्ध में पेशवा के पुत्र विश्वासराव मारे गए। इस खबर को सुनते ही सदाशिवराव भाऊ ने अफगानों पर आक्रमण किया, लेकिन अपनी नासमझी या जल्दबाजी में वह भी इस युद्ध में मारे गए। इस घटना के उपरांत मराठा सेना में भारी भगदड़ मची और मराठे दुखद पराजय को प्राप्त हुए। इस युद्ध में मराठों की पराजय का दोष किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष का नहीं है। यह युद्ध अपने परिणाम के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण चीज़ों को समाविष्ट किए हुए है। हम किसी व्यक्ति विशेष घटना विशेष पर इस युद्ध के परिणाम को आरोपित नहीं कर सकते। यदि हम लोग मराठों की पराजय के कारणों की बात करें तो उसके लिए कोई एक घटना, कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं था। यह एक विस्तृत कारणों की श्रृंखला रही जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मराठों की इस पराजय को हम अलग अलग भागों में बांटकर इसका विश्लेषण कर सकते हैं। इस भाग में हम मराठों की पराजय के राजनीतिक कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मराठों के द्वारा साम्राज्यवादी नीति अपनाई गई। इस नीति का आरंभ बाजीराव के समय से होता है और पेशवा बालाजी बाजीराव के समय यह अपने चरम पर पहुंचती है। लेकिन इस नीति के अंतर्गत कमी यह रही, दोष यह रहा कि मराठा सैनिक अधिकारी जब एक स्थान को विजयी करते थे, उस पर आक्रमण करते थे, वहाँ पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किए बिना जल्दबाजी में वह दूसरे स्थान की ओर भी बढ़ जाते थे। इसी तरह से उन्होंने भले ही बहुत बड़े एरिया पर, बहुत बड़े क्षेत्र पर अपने आक्रमण किए, लेकिन उन आक्रमणों को वे स्थायी विजय में नहीं बदल पाए। राजस्थान में भी इस नीति के चलते अनेक विवाद उत्पन्न हुए और किसी अंतिम निष्कर्ष पर मराठा शक्ति नहीं पहुंच पाई। इसी दौरान मराठों ने राजपूताना से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। वे दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। जब वे दिल्ली पर पहुंचे, वहां उन्होंने अपना प्रभाव स्थापित किया तो वहां से उन्हें पंजाब प्राप्ति का मार्ग दिखाई दिया। उन्हें लगने लगा कि निरंतर आगे बढ़ने से हम एक विशाल मराठा साम्राज्य की स्थापना कर पाएंगे। लेकिन समस्या ये रही कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पीछे पीछे विद्रोह के निशान छूटते गए। परिणाम यह हुआ कि उनकी सैनिक शक्ति न केवल क्षीण हुई, बल्कि उनके विरुद्ध विद्रोहात्मक गतिविधियां भी बढ़ने लगी, जिसके कारण उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ी और वे जिसे अपना समर्थक, अपना मित्र, अपना हितैषी समझने लगे, वे उस युद्ध में उनसे दूर हो गए और विरोधी पक्ष के साथ जाकर मिल गए। यह मराठों के लिए एक बहुत बड़ा आघात था, लेकिन युद्ध के परिणामों ने इस घटना ने उस परिणाम को प्रभावित किया और मराठे इस युद्ध में परास्त रहे। इसी तरीके से राजपूताना के प्रति अपनाई गई
मराठा नीति भी त्रुटिपूर्ण रही। मराठों के द्वारा राजपूताना के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप निरंतर बढ़ता गया। हम ये देखते हैं कि इस तरह का आंतरिक हस्तक्षेप पेशवा बाजीराव के समय आरंभ हुआ, लेकिन बाजीराव के व्यवहार ने कभी भी राजपूत नरेशों को मराठों के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से खड़ा नहीं किया। लेकिन इस तरह की कूटनीति उसके उपरांत पेशवा बालाजी बाजीराव के समय दिखाई नहीं देती। हम इनके समय देखते हैं कि मराठों ने राजपूताना पर धन लूटने की नीयत से न केवल आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, बल्कि सीधे आक्रमण का मार्ग भी अपनाया। इसके अलावा मध्यस्थता किसी सिद्धांत पर आधारित न होकर अधिकाधिक धन प्राप्ति की नीति पर आधारित थी। इस मध्यस्थता के चलते वे मराठों के द्वारा राजपूताना में उत्तराधिकार के प्रश्न पर मध्यस्थता करने का प्रयास करते थे। इसके अलावा होलकर और सिंधिया मराठा सरदारों ने अनेक अवसरों पर राजपूताना के स्वाभिमान राजपूत शासकों के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई, और यही कारण रहा कि उन्हें पानीपत के युद्ध में राजपूतों का सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। इसके अलावा मराठों ने अपनी नीति और कार्यों से रोहिलाओं को भी अप्रसन्न किया, नाराज किया। मुगल सम्राट के अनुरोध पर रघुनाथ राव ने 1754 ईस्वी में उनका दमन करके उनको इतनी क्रूरता से पीछे धकेला कि वे मराठों के कट्टर शत्रु बन गए। इनके नेता नजीब खां को मीर बख्शी के पद से हटाकर उन्हें दिल्ली से भगा दिया गया। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि नजीब खां का मराठों से कोई प्रत्यक्ष झगड़ा नहीं था, लेकिन मराठों की इस कार्यवाही से नजीब खां मराठों का कट्टर विरोधी बन गया और वह इसका बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा। इसके द्वारा पानीपत के युद्ध में मराठों के विरुद्ध अब्दाली को न केवल सैनिक सहायता प्रदान की, बल्कि मराठों को अपने प्रदेश से खाद्य और रसद सामग्री पहुंचने नहीं दी। हमें यह भी जानकारी है कि मराठों की सेना पर पहला आक्रमण भी रोहिलाओं के द्वारा ही किया गया था। मराठों के द्वारा अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भी नाराज कर एक नई मुसीबत का सामना उन्होंने किया। शुजाउद्दौला भी व्यक्तिगत रूप से मराठों का विरोधी या शत्रु नहीं था, लेकिन उन्होंने मुगल सम्राट आलमगीर को अत्यधिक समर्थन देकर उसे अपना विरोधी बनाया। यही कारण था कि युद्ध के समय उसने न तो मराठों को आर्थिक सहायता दी और न ही मराठों को युद्ध के समय रसद सामग्री पहुंचाई। शुजाउद्दौला भी नजीब खां की तरह ही अब्दाली के खेमे में मराठों के विरुद्ध गया और मराठों की पराजय का कारण बना। भरतपुर के जाट राजा सूरजमल को भी मराठों ने नाराज कर एक नई मुसीबत मोल ली। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय भरतपुर का जाट शासक सूरजमल था, जो तत्कालीन विशाल जाट साम्राज्य का निर्माता भी माना जाता है। वह एक अच्छा कूटनीतिज्ञ भी था। वह मराठों की हिंदू पद बादशाही की नीति का समर्थक था। उसने मराठों को सैनिक सहायता देने का वायदा भी किया, लेकिन वह पेशवा की विस्तारवादी नीति और लूट की प्रवृत्ति के चलते आशंकित हो उठा। इसके अलावा उसने सलाह दी कि मराठे खुले मैदान में युद्ध करने में पारंगत नहीं है, इसीलिए उन्हें चाहिए कि ऐसा कोई स्थान तलाशा जाए जहां वे अपने परंपरागत गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाकर युद्ध कर सकें। लेकिन पानीपत के मैदान में गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाकर युद्ध करना संभव नहीं था। भाऊ
जो था उन्होंने सूरजमल की सलाह को मानने से इनकार कर दिया और उन्हें लगा कि वे अपने आप में बहुत समझदार हैं, जानकार हैं, अतः उन्हें किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप सूरजमल भी मराठों की इस रवैये से नाराज़ हो गया और उसने मराठों को अपनी सैनिक सहायता उपलब्ध नहीं करवाई। लेकिन हमें यह पता है कि जब मराठे इस युद्ध में परास्त हुए तो सूरजमल के द्वारा ही मराठों को लौटते समय खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई, उनको अपना संरक्षण भी उपलब्ध करवाया गया और मराठों के शिविर में जो बच्चे और महिलाएं थे उनको भी सूरजमल ने ही संरक्षण देकर बचाने का कार्य किया था। तो सूरजमल की सहायता मराठों ने इस आधार पर प्राप्त नहीं कर सके कि वे उसकी नीति पर चलना नहीं चाहते थे, जबकि तत्कालीन समय में सबसे ज़्यादा उपयुक्त ये था कि सूरजमल की सहायता उनको मिल सकती थी और ये युद्ध के परिणाम को संभवतया बदल देती। इसके अलावा मराठों ने पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जो उनकी कूटनीतिक असफलता को भी बताती है। सदाशिवराव भाऊ साम्राज्यवादी नीति से प्रेरित तो था और वह पंजाब पर अधिकार करना भी चाहता था, पर वो ये नहीं जानता था कि पश्चिमोत्तर सीमा से निरंतर जो अब्दाली का आक्रमण हो रहा है उसका वह क्या निदान करेगा। उन्होंने तिमूर शाह को तो लाहौर से भगा दिया, जो अब्दाली का लड़का था, और उसके स्थान पर अपने प्रतिनिधि अदीना बेग को वहाँ का शासन सौंपा। लेकिन उसके नेतृत्व में केवल 15,000 सैनिकों की एक टुकड़ी को वहाँ रखा, जो उस समय की समस्या या गंभीरता को देखते हुए बेहद अपर्याप्त रही। साथ ही साथ वह उस टुकड़ी को छोड़कर स्वयं दिल्ली आ गया, जो उनकी घोर लापरवाही को दर्शाता है। ये इसका मतलब ये स्पष्ट है कि वे इस क्षेत्र की सामरिकता के महत्व को नहीं समझ पाए और अब्दाली ने इस अवसर का लाभ उठाया और उसके सेनापति ने लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया। पश्चिमोत्तर सीमा की समुचित सुरक्षा न कर पाने के कारण भी मराठा सेना पानीपत के युद्ध में परास्त हुई। मराठों के द्वारा मुगल दरबार में अनुचित हस्तक्षेप निरंतर किया जाने लगा, जिसके कारण उन्होंने अपने शत्रुओं की संख्या को बढ़ाया। इस समय तक यद्यपि मुगल सम्राट बहुत निर्बल स्थिति में था और वे मराठों से अपनी सुरक्षा के लिए निरंतर सैनिक सहायता की याचना भी कर रहा था, लेकिन बालाजी बाजीराव ने मुगल दरबार की प्रकृति और वहाँ के वातावरण का विश्लेषण किए बिना ही वहाँ हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। धन प्राप्ति की अभिलाषा और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से मराठों ने मुगल सम्राट के विरुद्ध उसके ही वजीर सफदरजंग का साथ दिया। लेकिन उन्हें जब ये लगने लगा कि इससे कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है, तो वे पुनः सम्राट के सहयोगी बन गए। आलमगीर के कहने से उन्होंने रोहिलाओं के विरुद्ध अभियान किया और नजीब खां को पद से हटाकर भगा दिया। इन कार्यों से और इन हस्तक्षेपों से मुगल सम्राट और मुगल अमीर दोनों वर्ग मराठों से बेहद नाराज हो गए और इन सब घटनाओं ने उनके विरोधियों को अब्दाली का सहयोगी और मराठों का विद्रोही बना दिया। निश्चित रूप से इन सब असहयोगों के कारण मराठे पानीपत के युद्ध में परास्त हुए। इसके अलावा छत्रपति शाहू की मृत्यु भी पानीपत के इस युद्ध में परिणाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण रही। छत्रपति शाहू पेशवा बाजीराव के प्रभाव में बहुत ज़्यादा था और इसी कारण 1740 में शाहू की मृत्यु के बाद में पेशवा बाजीराव के पुत्र को, जो बालाजी बाजीराव थे, नया पेशवा बना दिया गया। यद्यपि वह उतना योग्य नहीं था जितना बाजीराव था, लेकिन फिर भी उसके द्वारा मराठों को साम्राज्यवादी नीति पर धकेल दिया गया। तत्कालीन राजनीति ने छत्रपति का प्रभाव सतारा तक सीमित कर दिया, जिसके कारण तत्कालीन पेशवा बालाजी बाजीराव ने प्रशासनिक और सैनिक नीतियों में भारी परिवर्तन किया। उन्होंने
रघुजी भोंसले के प्रति दमन की नीति को अपनाकर उसे नाराज कर दिया। तत्कालीन स्थितियों को देखें और शाहू के व्यक्तित्व को देखें तो यह लगता है कि यदि शाहू इस समय जीवित रहते तो संभवतः वह राजपूत नरेशों के साथ संबंधों को बिगड़ने नहीं देते और आर्थिक अवस्था जो मराठों की अत्यंत दयनीय हो चली थी उसका भी निदान शाहू कर पाते। इसके अलावा शाहू कभी भी उत्तर भारत की राजनीति में मराठों के हस्तक्षेप को लेकर पक्ष में नहीं थे, जो पेशवा बालाजी बाजीराव के समय से आरंभ होता है। यदि शाहू इस समय मौजूद होते तो मराठे उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते और वे मुगल दरबार की राजनीति में नहीं पड़ते। यदि ऐसा ना होता तो निश्चित रूप से मराठों को पानीपत के युद्ध में जाना ही नहीं पड़ता, उसका सामना ही नहीं करना पड़ता और जो पराभव, जो पतन मराठों का पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद में हुआ है, संभवतया वह उन स्थितियों का सामना मराठे नहीं करते। इस प्रकार राजनीतिक कारणों में हमने देखा कि किस तरीके से अनेक राजनीतिक परिस्थितियां मराठों के हार के लिए उत्तरदायी बनती हैं।